दोस्तों न्यू थ्योरी सजेस्ट करती है कि यूनिवर्स को बिग बैंग के बाद स्वयं ही खत्म हो जाना चाहिए था। तो फिर ये बच कैसे गया? अभी तक आपने पढ़ा, क्या वो सभी चीज़ें गलत थी? जानेंगे इन सभी बातों के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिए। एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक यूनिवर्स को बिग बैंग के तुरंत बाद ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये स्टडी एक फैसिनेटिंग और स्लाइटली अननर्विंग कॉन्सेप्ट को प्रपोज करती है जो क्वांटम मैकेनिज्म और कॉस्मोलॉजी के एडवांस थ्योरी पर बेस्ड है। समझने के लिए चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये आइडिया क्या है और ये हमारे अंडरस्टैंडिंग को कैसे चैलेंज करता है। बिग बैंग और यूनिवर्स का फॉर्मेशन। बिग बैंग वो इवेंट था जो लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ, जिसने हमारे यूनिवर्स को शुरुआत दी। इस इवेंट में एक एक्सट्रीमली डेंस और हॉट सिंगुलैरिटी से स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी का एक्सपेंशन हुआ। ये एक्सपेंशन अब तक चल रहा है और इसी प्रोसेस के थ्रू गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स और हमारे जैसा लाइफ फॉर्म हुआ। क्वांटम फ्लक्चुएशंस और वैक्यूम इंस्टेबिलिटी। स्टडी जो ये सजेस्ट करती है कि यूनिवर्स को बिग बैंग के तुरंत बाद खत्म हो जाना चाहिए था, वो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग स्पेस बिल्कुल एम्प्टी नहीं होती, बल्कि उसमें क्वांटम फ्लक्चुएशंस हमेशा होती रहती है। ये फ्लक्चुएशंस रैंडमली पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स क्रिएट कर सकती है जो तुरंत अनाहिलेट हो जाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट जो इस स्टडी से जुड़ा हुआ है वो है वैक्यूम इंस्टेबिलिटी। ये आइडिया कहता है कि यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं वो एक फॉल्स वैक्यूम स्टेट में हो सकता है जो स्टेबल नहीं है। एक स्टेबल यूनिवर्स एक ट्रू वैक्यूम में होता है, लेकिन अगर हमारा यूनिवर्स एक फॉल्स वैक्यूम में है तो एक टाइनी क्वांटम फ्लक्चुएशन के कारण पूरा यूनिवर्स एक कैटास्ट्रोफिक कोलैप्स में आ सकता है। हिग्स बोसन और यूनिवर्स की फेट। 2012 में हिग्स बोसन की डिस्कवरी ने इस थ्योरी को और भी रिलेवेंस दी। हिग्स बोसन एक पार्टिकल है जो यूनिवर्स में सभी पार्टिकल्स की मास को डिफाइन करता है, लेकिन इस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ और मास के कैलकुलेशंस को देखा जाए तो ये सजेस्ट होता है कि हमारा यूनिवर्स एक मेटा स्टेबल स्टेट में है, मतलब लॉन्ग टर्म में स्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि बिग बैंग के तुरंत बाद जब यूनिवर्स फॉर्म हो रहा था तो क्वांटम फ्लक्चुएशंस के थ्रू यूनिवर्स को कोलैप्स हो जाना चाहिए था। अगर यूनिवर्स एक फॉल्स वैक्यूम में होता तो ये अपने आप को एनाहिलेट कर लेता या फिर रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, जिससे लाइफ और मैटर का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल हो जाता। लेकिन हमेशा कहते हैं ना, लाइफ फाइंड्स अ वे। यूनिवर्स की ये थ्योरीज दिखाती हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना फ्रेजाइल और अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन इसके बावजूद हम अभी भी यहाँ हैं। ये स्टडी हमारे अंडरस्टैंडिंग को डीपन करती है कि यूनिवर्स का ओरिजिन और उसकी नेचर कितनी कॉम्प्लेक्स है, और शायद हमारे यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। चलिए इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझते हैं। रीसेंट स्टडी ने एक डरावनी थ्योरी को प्रपोज किया है जो ये कहती है कि यूनिवर्स और हम सबको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। साइंटिस्ट यूनिवर्स के ओरिजिन और उसके एग्जिस्टेंस को समझने के लिए कई साइंटिफिक मॉडल्स बनाते हैं। ये मॉडल्स कॉस्मॉस के हिंट्स और क्लूज पर बेस्ड होते हैं और इंसान की समझ के साथ इवॉल्व होते रहे। लेकिन ये स्टडी कई ऐसे मॉडल्स को चैलेंज करती है और कहती है कि अगर ये मॉडल सच होते तो यूनिवर्स कब का एनाहिलेट हो चुका होता। प्रीमोर्डाइल ब्लैक होल्स और हिग्स बोसन। इस थ्योरी के पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो प्रीमोर्डाइल ब्लैक होल्स और हिग्स बोसन पार्टिकल पर आधारित है। तो क्या होते हैं ये प्रीमोर्डाइल ब्लैक होल्स? ये ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं जो बिग बैंग के कुछ ही समय बाद बने थे, जब यूनिवर्स बिल्कुल यंग था। इन ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन की थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि इनका एग्जिस्टेंस यूनिवर्स को स्टेबिलिटी को थ्रेटन कर सकता था। इनका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये यूनिवर्स के एक्सपेंशन में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते थे, जो यूनिवर्स को कोलैप्स करने पर मजबूर कर देता। अब देखते हैं कि हिग्स बोसन और हिग्स फील्ड क्या है। तो हिग्स बोसन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो हिग्स फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये फील्ड सभी पार्टिकल को मास देती है, जिससे मैटर का एग्जिस्टेंस पॉसिबल होता है। अगर हिग्स फील्ड नहीं होती तो मास नहीं होता और फिर मैटर भी नहीं होता। सिंपल शब्दों में
अगर हिग्स फील्ड नहीं होती तो हम सब एग्जिस्ट ही नहीं करते। आगे है कि यूनिवर्स की फ्रजाइल स्टेट। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टडी ये बताती है कि हिग्स फील्ड अपने लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में नहीं है। इसका मतलब ये है कि हिग्स फील्ड एक मेटा स्टेबल स्टेट में है जो लॉन्ग टर्म में स्टेबल नहीं है। अगर ये फील्ड कभी अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में गिर जाती है तो ये पूरे यूनिवर्स के लॉज ऑफ फिजिक्स को ड्रास्टिकली चेंज कर देती। ये एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता जिसमें यूनिवर्स अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकता था या फिर कंप्लीटली डिफरेंट फिजिकल लॉज के साथ री इमर्ज हो सकता था। क्यों एग्जिस्ट करते हैं हम? इस थ्योरी के हिसाब से ये क्वेश्चन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर साइंटिफिक मॉडल्स और हिग्स फील्ड के कैलकुलेशंस को देखा जाए तो हमारा एग्जिस्टेंस एक इम्पॉसिबल इवेंट लगता है, लेकिन फैक्ट ये है कि हम अभी भी यहाँ हैं और यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है और हम नहीं जानते ऐसा क्यों हुआ। तो हमने देखा कि हिग्स फील्ड मेटा स्टेबल स्टेट में है, मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ग्रांटेड नहीं है। अगर किसी क्वांटम फ्लक्चुएशन या किसी इवेंट के कारण ये फील्ड अपनी लोएस्ट एनर्जी में गिर जाए तो ये यूनिवर्स के करंट स्ट्रक्चर को बिल्कुल नया शेप दे सकती है। ये बहुत फैसिनेटिंग है, इसको जरूर सुनना। स्पेस के बबल्स का फॉर्मेशन। अगर हिग्स फील्ड अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में गिर जाती है तो यूनिवर्स में छोटी छोटी बबल्स बन सकती हैं। ये बबल्स एक ऐसे स्पेस के रीजन होंगे जो करंट लॉज ऑफ फिजिक्स के को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब इन बबल्स में फिजिक्स के वो रूल्स जो अभी तक हम जानते हैं उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। लूसियन कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन मास चेंज, तो इलेक्ट्रॉन की मास अब्रप्टली चेंज हो जाएगी जिससे उसका इंटरेक्शन बाकी पार्टिकल्स के साथ बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ब्रेकडाउन। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि क्वार्क से बने हैं और एटॉमिक न्यूक्लियस का हिस्सा हैं, वो अचानक डिसलोकेट हो सकते हैं। मतलब एटम्स का जो स्ट्रक्चर अभी है वो टूट सकता है। इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो इस थ्योरी का सबसे डरावना एस्पेक्ट यही है कि अगर ऐसा बबल हमारे यूनिवर्स में किसी हिस्से में बन गया तो वहाँ का सब कुछ इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। लूसियन कहते हैं कि अगर ऐसे सिनेरियो में कोई भी इंसान या मैटर जो इस बबल में एग्जिस्ट करता है वो इतनी रैपिडली और एक्सट्रीम चेंजेस के बाद अपनी एग्जिस्टेंस को रिटेन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम इस बबल के इफेक्ट में आ गए तो हमारे पास इस इवेंट को एक्सपीरियंस या रिपोर्ट करने का भी कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि हम और हमारा सराउंडिंग दोनों ही ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगे। ये स्टडी और लूसियन की एक्सप्लेनेशन एक स्केरी पॉसिबिलिटीज को दिखाती है जिसमें यूनिवर्स अपने ही फंडामेंटल रूल्स को तोड़कर एक न्यू रियलिटी क्रिएट कर सकता है। हिग्स फील्ड की इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर अब तक स्टेबल लगता था वो एक डेलिकेट बैलेंस पर टिका हुआ है। अगर ये बैलेंस कभी भी हिलता है तो यूनिवर्स के लॉज ऑफ फिजिक्स इतना बदल जाएंगे कि हम जैसा कुछ भी अब एग्जिस्ट करता है वो फिर वैसा नहीं रहेगा। चाहे इस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी ही कम क्यों ना हो, पर ये एक सत्य है। प्रीमोर्डाइल ब्लैक होल्स एक फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट है जो करंट साइंटिफिक मॉडल्स के लिए एक बड़ा चैलेंज क्रिएट करते हैं। ये ब्लैक होल्स जो हाइपोथेटिकल हैं करंट ब्लैक होल से काफ़ी छोटे होते हैं और ये समझा जाता है कि ये बिग बैंग के कुछ ही सेकंड बाद बने थे। इनका फॉर्मेशन सुपरनोवा के बिना हुआ था, बस यूनिवर्स के कुछ एक्सट्रीमली डेंस रीजन के कोलैप्स होने के कारण। ये प्रीमोर्डाइल ब्लैक होल्स जल्दी इवोपरेट हो गए होंगे क्योंकि इनका साइज छोटा था और ये हॉकिंस रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू अपनी एनर्जी लूज करते गए। हॉकिंस रेडिएशन उसे कहते हैं जिसमें ब्लैक होल्स अपनी एनर्जी रेडिएशन के रूप में लूज करते हैं और धीरे धीरे इवोपरेट हो जाते हैं। लेकिन लूसियन और उनकी टीम एक नई थ्योरी प्रपोज करती है जो काफ़ी डरावनी है। उनका कहना है कि अगर प्रीमोर्डाइल ब्लैक होल्स कभी एग्जिस्टेड थे तो इनका हिग्स फील्ड पर एक बड़ा इफेक्ट होना चाहिए था। लूसियन और उनकी टीम कहती है कि अगर प्रीमोर्डाइल ब्लैक होल्स एग्जिस्टेड थे तो इनके कारण यूनिवर्स में छोटी छोटी बबल्स हर जगह बन गई होती। ये बबल्स स्पेस के ऐसे रीजन्स होते जो करंट लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो नहीं करते। हिग्स फील्ड को एक यूनिफॉर्म फील्ड माना जाता है जो पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड है, लेकिन इन
प्रीमोडाइल ब्लैक होल्स के कारण ये फील्ड यूनिफॉर्मली नहीं रह पाती। इन ब्लैक होल्स के ग्रेविटेशनल पुल के कारण हिग्स फील्ड में डिस्टर्बेंसेस आते, जिससे ये टाइनी बबल्स फॉर्म होती। ये बबल्स इतनी ज़्यादा होती कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता, मतलब मैटर जैसे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स या फिर हम जैसे लाइफ फॉर्म होना इम्पॉसिबल हो जाता। लूसियन और उनकी टीम ये सजेस्ट करती हैं कि अगर ये प्रीमोडाइल ब्लैक होल सच में एग्जिस्टेड थे तो यूनिवर्स का एनाइलेशन हो जाना चाहिए था, सब कुछ डिसॉल्व या डिस्टॉर्ट हो गया होता, जिससे यूनिवर्स फॉर्म ही नहीं होता। और यही बात एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है। एक तरफ हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जो सजेस्ट करता है कि ये प्रीमोडाइल ब्लैक होल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, या फिर हमारा मॉडल उनके इफेक्ट को सही तरह से समझ नहीं पाया है। तो अब यूनिवर्स से रिलेटेड दो रीजंस हमारे सामने आते हैं। पहला रीजंस कि सबसे पहला थ्योरी ये कहता है कि शायद हमारे करंट साइंटिफिक मॉडल्स गलत हैं। अगर प्रीमोडाइल ब्लैक होल्स कभी एग्जिस्टेड ही नहीं थे तो हिग्स फील्ड को डिसस्टेबलाइज करने का कोई रीज़न ही नहीं होता, यानी यूनिवर्स के फॉर्मेशन के थ्योरीज को दोबारा इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। अगर और शायद प्रीमोडाइल ब्लैक होल सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो असल में एग्जिस्ट नहीं करते। अगर ऐसा है तो हमारा करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी उस सेंस में सही हो सकता है। दूसरा रीज़न, तो दूसरा सिनेरियो ये सजेस्ट करता है कि शायद हम अब तक हिग्स फील्ड को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हिग्स फील्ड यूनिवर्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स को मास देती है, लेकिन इसका मैकेनिज्म अब तक एक मिस्ट्री है। ये भी हो सकता है कि फिजिक्स में कुछ ऐसे अननोन फैक्टर्स हैं जो हिग्स फील्ड के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसे हम अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाए। अगर ये सच है तो हमारे पास अभी भी यूनिवर्स के ओरिजिन और स्टेबिलिटी को समझने के लिए और रिसर्च करने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक एलियन टेक्नोलॉजी है जिसे हम वार्प ड्राइव कहते हैं। इसमें आप बिना अपनी जगह से हिले एक जगह से या फिर एक स्पेस से दूसरी जगह चले जाओगे, दूसरे स्पेस में चले जाओगे। ये कैसे संभव है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, चेकआउट ज़रूर करना, लिंक आई बटन में मिल जाएगा।